एक गांव में मोतीचंद नाम का एक सेठ रहता था जो मोतियों का व्यापार करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस स्वभाव का और क्रूर स्वभाव का था। उसकी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी और नौकर उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सेठ मोतीचंद का नौकर सत्तू रसोई में सेठ मोतीचंद की पत्नी विमला के लिए चाय बना रहा था। तभी मोतीचंद रसोई में आ धमका। ये सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो तुम सत्तू? वो मालिक, मालकिन ने अपने लिए चाय बनवाई थी, बस वही बना रहा था। क्या चाय? लेकिन अभी 1 घंटे पहले ही तो तुम्हारी मालकिन ने चाय पी थी। मुझे उन्होंने बोला चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बनाने आ गया। मेरी पत्नी मुझे बर्बाद करके रख देगी। इसको क्या पता कि दूध कितना महंगा हो गया है। अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। और सुनो, इस चाय को बनाना बंद करो। लेकिन मालिक, मैंने चाय में चीनी और पत्ती डाल दी है। अगर दूध नहीं डाला तो चीनी और पत्ती बेकार जाएगी। सत्तू की बात सुनकर मोतीचंद पैर पटकता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ विमला? तुम दोबारा चाय बनवा रही हो? अरे चाय ही तो बनवा रही हूँ पतिदेव। आपकी 10 बीघा जमीन पर कोठी नहीं बनवा रही हूँ। तुम्हें पता भी है विमला कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब पहले कितना सस्ता आता था और कितना महंगा हो गया है अब। तुम्हें बचत करनी चाहिए। और कितनी बचत करूं? साल में पहले 5 साड़ियां पहनती थी, फिर 3 और फिर 1 और उसके बाद वो भी खत्म। 3 साल से एक ही साड़ी लगातार धो धो कर पहन रही हूँ मैं। कितनी बार बोला आपको कि मुझे एक नई साड़ी दिलवा दीजिए, लेकिन अब तो चाय पीने को भी दिक्कत होने लगी है। मुझे नई साड़ी क्या खरीद कर दोगे आप? तभी वहाँ पर मोतीचंद का नौकर बिरजू सेठ हीराचंद के साथ वहाँ पर आ गया। सेठ हीराचंद के हाथों में हीरे और मोती से जड़ा हुआ एक कलश था। सेठ हीराचंद मोतीचंद को वो कलश देते हुए बोले, मैं तुम्हारी दुकान पर गया था मोतीचंद। वहाँ तुम्हारे नौकर बिरजू ने मुझे बताया कि अभी तक तुम दुकान पर नहीं आए। लेकिन अच्छा है कि तुम घर पर ही आ गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस हीरे और मोतियों से बने कलश को बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। मैंने शहर में बात भी की है। मैं आज ही इसे शहर में जाकर बेच दूंगा। 2 दिन बाद इसकी कीमत तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। सेठ हीराचंद बिरजू के साथ वहाँ से चले गए। मोतीचंद वो कलश सत्तू को पकड़ाते हुए बोला, इस कलश को मेरे कमरे में संभाल कर रख दो। तब तक मैं अपने पड़ोसी और बिजनेस पार्टनर मोहन को बुला कर लाता हूँ। वो भी मेरे साथ शहर चलेगा। सत्तू उस कलश को सेठ मोतीचंद के कमरे की अलमारी में रखाया, मगर वो नहीं जानता था कि उस कमरे में बिरजू पहले से ही छिपा हुआ था। बिरजू कलश चुराकर खिड़की से ही बाहर चला गया। मोतीचंद अपने पार्टनर मोहन के साथ वापस आया। जाओ वो कलश ले आओ। मगर सत्तू जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में कलश मौजूद ही नहीं था। वो समझ गया कि कोई चोर खिड़की के रास्ते से कमरे में आया था। सत्तू अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, कलश चोरी हो गया। दिमाग तो ठीक है तेरा। 5 मिनट में कलश चोरी कैसे हो सकता है? सीधी तरह से बता कि कलश को तूने कहाँ छुपाया है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक। लगता है कोई पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। खिड़की खुली थी या तूने पहले से ही चोर के लिए खिड़की खोल रखी थी? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे किसी भी हाल में कलश चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मोतीचंद? मारो इसे, ये मार खाकर ही बोलेगा। तू मेरे घर में बरसों से नौकरी कर रहा है, इसीलिए तुझे अभी पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह तक अगर तूने मुझे कलश नहीं लाकर दिया तो तुझे और तेरी पत्नी बिंदिया को जेल में सड़वा दूंगा। सत्तू रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। घर पर जाकर रोते हुए वो अपनी पत्नी को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। अब हम क्या करेंगे? इतना महंगा कलश उस सेठ को कहाँ से लाकर देंगे आप तो जानते ही हैं ना कि सेठ मोतीचंद कितने क्रूर स्वभाव के हैं। वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमें यहाँ से भागना होगा।
आधी रात होते ही सत्तू अपनी पत्नी बिंदिया के साथ एक नाव में बैठकर वहां से जाने लगा कि तभी एक तेज हवा का झोंका नाव को दूसरी दिशा में बहा कर ले गया। कुछ देर बाद जब धुंध छटी तो सत्तू और बिंदिया की नाव एक जंगल में खड़ी हुई थी। वो जंगल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। सत्तू और बिंदिया नाव से उतरकर उस जंगल को हैरानी से देखने लगे। उस जंगल के सभी पेड़ों पर पत्तों की जगह हीरे और मोती लटक रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज टकराई। कौन हो तुम दोनों और इस मोतियों के जंगल में क्या कर रहे हो? सत्तू और बिंदिया के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके वस्त्र हीरे और मोती से जगमगा रहे थे। ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? ये मोतियों का जंगल है और हम यहाँ के वासी हैं। इस जंगल के बारे में तो पृथ्वीवासी नहीं जानते, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? सत्तू ने पूरी घटना उस व्यक्ति को बता दी कि वो कैसे इस जंगल तक पहुँचा। समझ गया, तुम्हें मोतियों के जंगल के राजा ने बुलाया है। सिर्फ उसी के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी पृथ्वीवासी को यहाँ बुला सकता है। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में सत्तू और बिंदिया उस जंगल के राजा के सामने खड़े थे। मैं मोतियों का राजा हूँ। जहाँ भी मोती और हीरे होते हैं मैं उस जगह के बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है सत्तू। दरअसल चोरी तुमने नहीं बल्कि मोती चंद के नौकर बिरजू ने की है। मुझे पहले से ही उस पर शक था, लेकिन आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं मेरे बारे में? क्योंकि जिस स्थान पर मोती और हीरे होते हैं मुझे उस स्थान का सब कुछ दिखाई देता है। तुम्हारे लिए एक चौंकाने वाली बात यह है सत्तू कि चोरी करवाने वाला तुम्हारा मालिक मोती चंद ही है। राजा की बात सुनकर सत्तू और उसकी पत्नी बिंदिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन मालिक चोरी क्यों करवाएंगे बिरजू से? क्योंकि सेठ मोती चंद की नीयत उस कलश को देखकर खराब हो गई थी, इसीलिए उसने तुम्हें जानबूझकर मोती का कलश दिया और बिरजू के हाथों चुरवा दिया। अगर तुम वहाँ से नहीं भागते तो मोती चंद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को आज रात ही मरवा डालता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? पुलिस इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी कि मोती चंद ने अपने ही घर में चोरी करवाई। सत्तू तुम एक निर्धन व्यक्ति हो और तुम्हारी दुनिया में निर्धन व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तुम यहाँ से जितने चाहे हीरे और मोती ले जा सकते हो। इन्हें बेचकर तुम अमीर बन जाओ और जब तुम अमीर बन जाओगे तो तुम्हारी बात पर हर कोई यकीन करेगा। राजा ने सत्तू को ढेर सारे हीरे और मोती दे दिए। सत्तू दूसरे शहर में जाकर उन सबको बेचकर बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद सत्तू पुलिस को लेकर मोती चंद के घर पर पहुंच गया। मोती चंद सत्तू को नहीं पहचान पाया। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने ही सेठ हीरा चंद के कलश को चुराया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मुझे पहचाना सेठ मोती चंद? तुमने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे अपने घर से भगा दिया था और रात में मेरा और मेरी पत्नी का खून करवाने का तुमने इरादा भी कर लिया था। सेठ मोती चंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहचान गया कि सामने खड़ा दूसरा सेठ कोई और नहीं बल्कि उसका नौकर सत्तू ही है। तू इतना अमीर कैसे हो गया सत्तू? इसको तुम कभी नहीं जान पाओगे मोती चंद। अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में ही बीतेगी क्योंकि बिरजू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। तभी कुछ पुलिस वाले बिरजू को लेकर वहां आ गए। बिरजू नजरें नीची करके वहां पर खड़ा होकर बोला, मेरा कोई दोष नहीं है। सेठ जी ने ही मुझसे चोरी करवाई थी और वो कलश बेचकर सारा पैसा हजम कर गए और सेठ हीरा चंद को यही लगा कि कलश सत्तू ने चुराया था और वो रात में गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बिरजू और मोती चंद को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।